नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का सिलसिला नहीं थम रहा है। जुमे की नमाज के बाद आज एक बार फिर से शहर शहर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और श्रीनगर से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन देखने को मिला। आपको विरोध प्रदर्शन की 5 तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। मुंबई में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान कुछ नमाजी काली पट्टी हाथ में बांधकर नमाज पढ़ते नजर आए। दूसरी तरफ लखनऊ में शिया धर्मगुरु ने प्रदर्शन की अगुवाई की। लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े के आसिफी मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वक्फ कानून सही नहीं है। कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में विरोध का प्लान तैयार किया है। एआईएमपीएलबी यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। इसका पहला फेज 7 जुलाई तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बाबत बयान भी जारी किया। सुनवाते हैं आपको। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ तरमीमी बिल 2025 पास होकर एक एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत गौर व फौज के बाद में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। वक्फ कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, क्योंकि अधिकार हमें संविधान से मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आखिर हंगामे की स्थिति क्यों बनती है? वक्फ कानून की आड़ में मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? दूसरा सवाल यह भी है कि शांतिपूर्ण विरोध हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, फिर विरोध प्रदर्शन के खिलाफ राजनीति उबाल क्यों है? इसी मुद्दे पर आज बहस करेंगे। और बहस करने के लिए आपको बता दें, जो सवाल होंगे वो ये है कि वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? हर शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद हंगामे की स्थिति क्यों बनती है? और शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार तो फिर दिक्कत क्यों है? बातचीत करने के लिए अनंत अमित, लीडर बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। अंश वत्स, स्पोक पर्सन कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। अहमद अयाज, सेक्रेटरी जेएनके एमपीएलबी, स्वागत है आपका। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, स्वागत है आपका। और आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख कर रहा हूं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब का। बरेलवी साहब, ये जो तस्वीर हम पूरे भारत देश में देख रहे हैं, वक्फ कानून का जो विरोध किया जा रहा है, आखिर क्यों ये विरोध है और इसके पीछे एजेंडा क्या है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चंद पॉलिटिकल पार्टियों ने यरगमाल बना लिया है, हाईजैक कर लिया है। और ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सीए कानून जब आया था तो उस दरमियान भी विरोध का अलम बरदार लेकर के रोडों पे उतरे थे और ये कहा था कि सीए कानून अगर लागू हो गया तो भारत के तमाम मुसलमानों की शहरियत यानी नागरिकता छीन ली जाएगी। खैर, कानून लागू हो गया। सीए कानून लागू हुए 4 साल से कुछ ज़्यादा अरसा गुजर गया। 2019 और 20 की बात है। तो उस वक्त से लेकर के आज तक कोई नहीं बता सकता कि पूरे भारत में किसी मुसलमान की शहरियत छीनी गई हो, बल्कि शहरियत देने का कानून था और उसने शहरियत दी भी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नाम से भी मैं जानता हूँ, कुछ मुस्लिम्स भी हैं और हिंदुस्तान से बाहर से आए थे, 48 थे, उनको शहरियत दी गई। और बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं
जो बाहर से आए, प्रताड़ित किए गए थे, हिंदुस्तान में सालों से रह रहे थे, उनको शहरियत दी गई। उनका हक था, उनकी ज़रूरत थी, वो भी इंसान है हमारी तरह, उनकी भी ज़रूरतें हैं, उनकी भी आला औलाद है। तो जिस तरीके से पहले सीए कानून के नाम से भड़काया गया, उकसाया गया और उग्र प्रदर्शन किया गया, मैं मोहतरम आपको बताऊं कि जी। कितनी अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में उस जिम्न में लगभग 27 नौजवानों की जानें गईं और न जाने कितने सैकड़ों लोग, नौजवान जेलों में बंद किए गए, फिर उस बाद में उनकी जमानत हुई। आज भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो जेलों में बंद हैं और जो उकसाने भड़काने वाले थे वो खैरियत भी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखिएगा कि जब ये कानून, वक्फ कानून लागू होगा, तो उस वक्फ कानून में तमाम तस्वीर, तमाम हकीकतें बिल्कुल शफाफ आईने की तरह सबके सामने आ जाएंगी कि इस वक्फ कानून से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है या जमीयतुल उलमा है या पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, एमआईएम के लोग हैं वगैरह वगैरह, तो इन लोगों ने दरअसल मुसलमानों को इस तरह भड़काया है कि अगर वक्फ कानून लागू हो गया तो मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, दरगाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान ये सब छीन लिए जाएंगे और इन तमाम चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। जबकि मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे पास में ये जो है पूरा पूरा एक्ट है, पूरा एक्ट है और ये पूरा एक्ट जो है वो मैंने जरा फुल स्क्रीन पूरा लीजिए पढ़ा है। शाहबुद्दीन जी को, जी जी, दिखाइए। हाँ। पूरा 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 एक्ट मैंने पढ़ा है, पूरा एक्ट मैंने पढ़ा है। इसमें, इस एक्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है, जिक्र नहीं है कि मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, दरगाहें छीन ली जाएंगी। ऐसा कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने भी खास तौर पर इस बात को स्पष्ट भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बात को स्पष्ट कहा और मैंने अभी आपको कानून दिखाया। इस कानून को भी मैंने 16 पेज का है, एक एक लाइन मैंने पढ़ी है, पढ़वाई है। इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, ईदगाह छीन ली जाएगी। अब क्या है कि इन पॉलिटिकल लोगों ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद इन लोगों के माध्यम से मुसलमानों को डर और खौफ में मुब्तला किया गया कि अगर ये लागू हो गया तो मदरसे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। इसलिए बेचारे ये जितने भी मुसलमान हैं, ये अवाम है, इनको इतनी गहराई से जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, इस वजह से इनके बहकावे में आ गए और रोड पे उतर आए हैं। तो ये जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों ने मुकम्मल तरीके से हाईजैक कर रखा है और ये अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं, जबकि इसका मकसद मुसलमानों की फलाह बहबूद से नहीं है, जन कल्याण से मतलब नहीं है। और जिन लोगों ने वक्फ की बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, तो सिर्फ डर उन्हीं लोगों को है और जी, वही लोग पूरी रजवी साहब, कौम को इस्तेमाल कर रहे हैं। रजवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मदरसे, मस्जिद नहीं छीने जाएंगे। एआईएमआईएम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास जो तथाकथित वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर खतरा आ गया है, इसलिए प्रोटेस्ट है। देखिए, इस बात को साफ साफ इसमें उल्लेख किया गया है और पार्लियामेंट में भी इस बात को बार बार कहा गया है। सब लोग जानते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं और सियासी शूर और समझ रखने वाले लोग हैं, सब जानते हैं कि इससे आम मुसलमानों का फायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। न हमारी मजहबी मुकद्दस मकामात को, धर्म स्थलों को कोई नुकसान होगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ जो है 2% वो लोग हैं जो वक्फ बोर्डों से, चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारियों से मिल करके भू माफियागिरी कर रहे थे, वक्फ की जमीनों पे नाजायज कब्जा किए हुए थे। अब उनसे वो सब तमाम चीजें छीन करके वहां स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यतीम खाने हैं, बैतुल माल है, मदरसे बनाए जाएंगे और उससे गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। इसलिए दर्द और तकलीफ हो रही है। अहमद अयाज साहब, रजवी साहब का तो नजरिया बिल्कुल क्लियर कट है एकदम। भूमाफियाओं का अड्डा है, नेताओं की प्रॉपर्टी है, माफियाओं की प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, अब रजवी साहब बेहतर जानते हैं उत्तर प्रदेश को। 71 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली अतीक अहमद की, जो कि उनके और उनके परिवार वालों के कब्जे में थी, और वो थी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड नहीं, की, ये फायदा एक माफिया को, और उसके लिए यानी कि उन माफियाओं को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए मुसलमानों को टूल बनाकर प्रदर्शन करवा रहे हैं। रजवी साहब ने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में देश भर में प्रदर्शन हुए, नुकसान किसका हुआ? मुसलमानों का हुआ। भ्रम फैलाकर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद आज कई मुसलमान युवा जो है वो इस प्रोटेस्ट के चक्कर में जेल की हवा खा रहे हैं। और आज की तारीख में भी वही हो रहा है। जो बड़ी बड़ी चंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन गरीब मुसलमानों को टूल बना रहे हैं। मौलाना साहब का इस हद तक तो मान सकते हैं कि भाई इसमें कोई लोग मुलविस हों जिनके पास प्रॉपर्टीज है वक्फ की, या उन्होंने उस पर कब्जा किया हो, ये माना जा सकता है। लेकिन ये कहना कि एक बड़ा मुद्दा जो आ रहा है सामने कि कुछ लोग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या कुछ लोग लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये शायद समझने से कासिर हूं मैं या कोई भी, क्योंकि जो भड़क जाते हैं वो या तो बच्चे हो सकते हैं या कोई नादान हो सकता है जो किसी को भड़काया जा सकता है। ये सारा जो माहौल बन रहा है पूरे मुल्क में, जो माहौल बन रहा है, हर एक अब इसकी बात करता है, सड़क पर आ रहा है। जैसे आज आपने देखा होगा जुमा में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो हर एक को भड़काया नहीं जा सकता, हर एक नादान नहीं है। और जो मस्जिद में पढ़े नमाज पढ़ने के लिए आएगा वो दाना ही होगा और मैच्योरिटी होगा और एडल्ट ही होगा मोस्टली। तो हर एक को तो भड़काया नहीं जा सकता। इसका मतलब है अगर ये सही भी माना जाए, जो भी अभी चल रहा है, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है, अगर सही भी माना जाए, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, मान लेंगे, अब हम इसके मेरिट्स में नहीं जाएंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है। जमहूरियत में लोगों की राय का एहतराम है। आप फोर्स नहीं कर सकते हो। ये कोई क्राइम तो नहीं है कि पुलिस के डंडे से किसी को मनवाओगे। कोई सड़क पर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, या अंदर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है। ट्रैफिक को बंद तो नहीं किया जा रहा है कि भाई नहीं ट्रैफिक को खोलना है कि पुलिस का इस्तेमाल किया जाए। भाई ये एक ऐसा मसला है कि जहां आप कहते हो कि हम मुसलमानों की भलाई का, अल्टीमेटली एम तो वही है, मुसलमानों की भलाई को देख लेंगे हम, उनको उनकी भलाई करें। अब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, दे डोंट वांट इट, व्हाट एवर रीजन। अब फोर्स तो नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, अब अगर ये बात है कि भाई किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, हड़प की हुई है, कब्जा किया हुआ है, तो उसके और तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बता दिया बहुत चैनल्स पर कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इसमें, वक्फ बोर्ड्स में। जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करता है, और जम्मू कश्मीर में MOS लेवल की चेयरपर्सन है जो वक्फ बोर्ड को चलाती है। तो व्हाट आर दे डूइंग? अगर ये इतना ही है कि लोगों ने, जो मुझे भी दिख रहा है वो यही है, मुसलमानों की भलाई तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो होने वाली भलाई होती मुसलमानों को हुकूमत वो लेकर समझते, तो फिर बहुत सारे और मसाइल थे, और सारे मामला थे, और सारे रिसोर्सेज थे गवर्नमेंट के पास जिससे उनकी भलाई हो सकती थी। तो वक्फ बोर्ड को लेकर ही भलाई का मामला नहीं है। अब यही एक चीज देखा जा सकता है, ये सही मानते हम कि किसी के पास शायद हड़प किया होगा जमीन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है वो इसमें एक एलिमेंट गवर्नमेंट देखती होगी, दैट आई अंडरस्टैंड। अगर वही एक एलिमेंट है जो मुझे दिख रहा है सिर्फ वही है और कुछ नहीं है, अगर वही है तो उसको और तरीकों से देखा जा सकता है। उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कानून तो बने हुए हैं, करप्शन के कानून बने हुए हैं, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इसमें किया जा सकता है, क्यों नहीं कर रहे? लोगों की राय का एहतराम करिए। लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम जमहूरी निजाम में रह रहे, हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं अपने वोट से, अपने बात से, अपने हक से। अगर हम नहीं वोट देंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। तो जब वो एक्सेप्टेबल है तो ये बात क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है जो हम कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इट, व्हाट इज रॉन्ग? नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट सब कुछ सही है। मैंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में आज साहब ये कहा कि भाई चलिए प्रोटेस्ट का अधिकार है। मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट का अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार देश के 140 करोड़ नागरिकों को है, मैं मान रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई इसमें इंटरेस्ट किसका है। आपने कहा कि मुसलमानों को बरगलाया नहीं जा सकता, सब लोग व्यस्क हैं, सब लोग मैच्योर हैं। दीन के नाम पर मुसलमानों को क्यों नहीं बरगलाया जा सकता? बिल्कुल बरगलाया जा सकता है।
दीन के नाम पर जब आप कह रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाया जाएगा, मदरसों को निशाना बनाया जाएगा, इस्लामिक जो संस्थान है उनको निशाना बनाया जाएगा जो उन जगहों पर बने हुए हैं, ये क्या है? बरगलाना ही तो है, और क्या है? तो फिर आपको लग रहा है कि हुकूमत इतनी कमजोर है, कुछ इंडिविजुअल लोग, चाहे वो कोई संस्था है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, वो लोगों को वर्गला सकता है, लेकिन गवर्नमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको छोटी संस्था लग रही है? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको छोटी संस्था लग रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत इन्फ्लुएंसर हैं इसमें। प्लीज आप प्लीज अपना पॉइंट रखिए। हाँ, डज इट मीन कि वो लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं और हुकूमत समझाने में कामयाब नहीं है उनका व्यू पॉइंट? डज दैट मीन देयर आल्सो वो भी तो गवर्नमेंट का फेलियर ही है। अगर वो अपने व्यू पॉइंट को लोगों को समझा नहीं सकती है, अगर वो लोगों की हित की बात है और समझा नहीं पा रहे हैं, वो भी तो मैं ये बात भी मान रहा हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी के भ्रम दूर करें। शबुद्दीन रजवी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? रजवी साहब। अयाज साहब बहुत अच्छे दानिश्वर हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं। एक बात मुझे कोई ये बता दे कि उत्तर प्रदेश में वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी साहब हैं। आखिर ये 18 साल से एक ही शख्स क्यों काबिज है? मायावती की गवर्नमेंट थी तब ये चेयरमैन बने, उसके बाद में अखिलेश यादव आए तो चेयरमैन बने, महाराज के पहले कार्यकाल में चेयरमैन बने, महाराज के दूसरे कार्यकाल में चेयरमैन हैं। 18-19 साल से मुसलसल ये काबिज हैं, अलग अलग सीटिंगों के जरिए, अलग अलग मीटिंगों के जरिए, फिटिंग सेटिंग के जरिए ये काबिज हैं। इनके ऊपर न जाने कितनी FIR लिखी जा चुकी हैं करप्शन की, कई मरतबा जांच के आदेश भी हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े घोटालों के इनके ऊपर इल्ज़ाम है। इनका नाम है जुफर फारूकी साहब। जुफर फारूकी साहब जो है वो 18-19 साल से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ पर काबिज हैं। कोई मुझे बता दे क्या इनके अंदर कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं, इनके अंदर कौन से लालो जौहर हैं, इनके अंदर कौन सी खूबियां हैं? मुझे कोई एक शख्स बता दे, मुझे मुतमईन कर दे, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। इसे बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा। आप तो ये कह रहे हो मौलाना साहब, ये जो वक्फ बोर्ड्स हैं ये सब सर्वेंट रहे हैं पॉलिटिक्स के, पॉलिटिशियंस उसको चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैं एक स्टेट का जानता हूं, वहां सिर्फ सियासत ये सही है, मानते हैं, आई डोंट डिनाई इट, मैं इस चीज को नहीं इनकार कर रहा हूं कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये कोई अब ऐसे बन रहा है कि इसमें कोई क्राइम नहीं बनता कि जहां हम लोगों को फोर्सफुली बंद करके, जेल में बंद करके, डंडा उठा के, केस करके, कोर्ट पे लाके हम उनको समझा सकते हैं। फिर आप इसको गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन क्या वाकई खतरे में मस्जिद और दरगाह हैं, मदरसे हैं, या फिर मस्जिद, या फिर खतरे में उन नेताओं की पर्सनल प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड की थी लेकिन अब उनके पास है? एक बार वक्फ की गई संपत्ति वक्फ की ही रहती है, उस पर मॉल बन गए, उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको रेंट पे दे दिया, उस पर अग्रीमेंट कर लिया, उस पर दुकानें बन गई, उस पर बहुमंजिला इमारतें बन गई, कैसे बन गई? देखिए आपने भी कहा कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा वक्फ बोर्ड के अंदर, चाहे किसी भी स्टेट में हो, ये उसी की लड़ाई है, हर स्टेट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रभावित होगा। एक लफ्ज में इसको क्लियर कर दूं, जल्दी से अंश और अनंत अमित जी के पास मैं क्लियर कर दूं, इट इज लाइक टेकिंग ए हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन मेक हिम टू ड्रिंक। आप घोड़े को पॉन्ड तो ले सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती उसको पिला नहीं सकते हो। बेशक आपका मंशा सही होगी, आप फिर से घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। आपने इंग्लिश में कहावत कह दी कि भाई आप घोड़े को तालाब में ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मेरा कहने का मैं कह रहा हूं खतरे में मस्जिद है, खतरे में दरगाह है, खतरे में मदरसे हैं, या खतरे में उन नेताओं की प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो वक्फ की हुआ करती थी। वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ, कोई भी प्रॉपर्टी। ये इंटेंशंस की बात है, ये इंटेंशन मैं एग्जैक्टली उसी में जा रहा हूं। अंश वत्स के पास जा रहा हूं, उसके बाद अमित जी आपके पास आ रहा हूं। क्या पॉलिटिकल एजेंडे के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है? अंश वत्स प्लीज, थैंक यू। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
देखिए सच्चाई ये है, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मुर्शिदाबाद से या तमाम अन्य जगहों से जो तस्वीरें आई हैं, मैं यही कहूंगा कि ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। आप विरोध करिए, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से आप करिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी के विचार, जो अहिंसा के विचार होती है, उनको वो मानती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे के अनुयायी हैं, वो तो हिंसा में विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी धर्म पे वो बार बार जो है प्रहार करने का काम करते हैं कि कैसे ना कैसे इस देश में हिंसा का माहौल बने, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक सके। चाहे वो बात हो किस प्रकार से संभल में हिंसा हो, चाहे वो बात हो कहीं और पे बहराइच में हिंसा हो, जो है सांप्रदायिक हिंसा हो, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक सके और जनता उनसे ये सवाल ना पूछ सके कि क्यों जो है आज भारत पे 26% टैरिफ लगाया गया। उनसे ये सवाल ना पूछ सके कि आपने क्यों जो है हमारे धर्म पे आप प्रहार कर रहे हैं। उनसे ये सवाल ना पूछा जाए कि क्यों आप जो है बार बार आप चीन के सामने मौन हो जाते हैं। आप उनसे सवाल ना पूछ पाए बेरोजगारी पे। लेकिन आज सच्चाई ये है कि यहाँ पे मैंने सुन रहा था आप सभी लोगों की बातों को, यहाँ पे अब बात आ रही है कि आप जो मुसलमान उनको भ्रमित करने के लेके, लेकिन यहाँ पे बात ये कि आप किस कौम को भ्रमित करने का जो है आरोप लगा रहे हैं, उस कौम को यहाँ पे जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या वो ये सक्षम मतलब मेच्योर नहीं है? वो कौम जो है वो इतनी ज्यादा मेच्योर है क्योंकि वो ये वही कौम है जिसने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। ये वही कौम है, जब आरएसएस जो है वो माफीनामा लिख रही थी अंग्रेजों को, उनकी मुखबरी कर रही थी, तो ये वही कौम है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का साथ दिया था। ये वही कौम है जिसने गांधी जी के दांडी मार्च का समर्थन किया था। ये वही कौम है जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। लेकिन सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ इस कौम को जो है भ्रमित करने का प्रयास करती है। आज आप उनके धन पे हस्तक्षेप करेंगे तो वो तो सवाल उठाएंगे, वो तो विरोध करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं, विरोध आप करिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करिए। आप उनके कौम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप उनके आर्टिकल 25 में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप उनकी धर्म में कैसे किसी की भाई कैसे धर्म में हस्तक्षेप है? नहीं, मैं वही आप मुझे बताइए कैसे धर्म में हस्तक्षेप है? क्या मस्जिदें छीन ली जाएंगी? क्या मदरसे छीन लिए जाएंगे? क्या दरगाहें छीन ली जाएंगी? बताइए मुझे। या जो जमीन मदरसे की थी, जो जमीन मस्जिदों की थी, जो जमीन दरगाहों की थी, जो जमीन मुस्लिम स्कूलों की थी, यूनिवर्सिटी की थी, जहां पर बनने चाहिए थी, उन जमीनों पे अब मॉल है, बड़े बड़े पावरफुल लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स बैठे हुए हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरे में कौन है? मैं अब जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले जब मैंने ये कहा, मैं आपके सवाल पे भी आता हूं। जब मैंने ये कहा कि उनके आप धर्म पे प्रहार कर रहे हैं, तो मैं इससे कहता हूं कि क्योंकि जब आप आर्टिकल 25 का जो है वॉयलेशन करते हैं और आप ऐसी बॉडी को बनाते हैं जिसमें अन्य धर्म के लोग जो है उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल होते हैं, तब आप उनके धर्म पे जो है हस्तक्षेप करते हैं। आप उन पर हस्तक्षेप तब करते हैं जब उनको जो है आइडेंटिटी का अपना प्रूफ देना पड़ेगा। आपने एक क्लॉज डाला है कि 5 साल तक जो इबादत करेगा वही जो है दान दे सकता है। आप आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी ये एक क्लॉज बनाना चाहती है, इस देश में माहौल बनाना चाहती है कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप तब कर रहे हैं जब आप स्टेट की जो सरकार है उनका पावर को आप कम कर रहे हैं, और आप जो है सिर्फ राज्य जो केंद्र है उसको ही मजबूत कर रहे हैं। आप तब हस्तक्षेप कर रहे हैं जब आप उनके रेवेन्यू को 7% से घटाकर 5% कर रहे हैं। और अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। आपके सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्लॉज डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तमाम वक्फ की जमीन जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए होगी। आपकी अगर नियत इतनी अच्छी तो आप उसको पूरा जो है एक और क्लॉज डाल दीजिए, उसमें एक और जो आप उसको अच्छे से कर दीजिए कि इसमें सिर्फ जो है हेल्थ केयर सेंटर्स, इसमें सिर्फ एजुकेशन के, और इसमें जैसे मदरसा, से यही सब चीजें बनेंगी। अब आपने कहा कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज होगा। पब्लिक पर्पस में तो कुछ भी हो सकता है, उसमें मॉल भी बन सकता है, उसमें तमाम चीजें हो सकती है। तो इस वजह से लोग जो है एक भ्रम में है, इस वजह से आपने एक माहौल किया है। आपको ये पब्लिक पर्पस में स्कूल भी आते हैं, हॉस्पिटल्स भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। मैं इस पर चूंकि इस्लाम के जानकार रजवी साहब हैं हमारे साथ, अमित जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। वो मुझे लगता है कि आपने जो बताया कि भाई धर्म में हस्तक्षेप है, ये है वो है, उस पर मुझे लगता है रजवी साहब बेहतर जवाब दे पाएंगे। रजवी साहब, उसके बाद मैं अनंत, अमित जी और आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। रजवी साहब देखिए, इस संशोधन बिल में कहीं भी इससे किसी मजहबी मकामात को कोई ख़तरा नहीं है। न मस्जिद को ख़तरा है, न मदरसे को ख़तरा है, न ईदगाह को ख़तरा है, न कब्रिस्तान को ख़तरा है, न दरगाहों को ख़तरा है। किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप इस बिल में इन मजहबी मकामात पर नहीं किया गया है, और ना कुछ ऐसा इरादा है। इसको बार बार स्पष्ट किया गया, वाज़ेह किया। अब वाज़ेह करने के बाद, स्पष्ट करने के बाद एक ही रट लगाना या एक ही बात करना, मैं समझता हूँ ये
बेहतर नहीं है, उचित नहीं है। अब जब ये बातें स्पष्ट हो गई हैं तो सबके दिलो दिमाग में और खास तौर पर पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। अब चूंकि वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, वाकिफ मतलब जिसने जमीन दान दी उसको कहते हैं वाकिफ। वाकिफ की मंशा क्या थी वो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें दान दी थी, वक्फ की थी, उनका मकसद था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, लाचार, कमजोर, यतीम और बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएंगी। अब हो क्या रहा था कि वक्फ बोर्डों से मिल करके भू माफिया लोग, बिल्डर्स लोग मिल करके 99 साल की लीज पर ले लेते थे। खेल मैं आपको बता रहा हूं, खेल क्या होता था उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अब आप मैं खेल बताता हूं, वक्फ बोर्ड से भूमाफिया लोगों का खेल क्या होता था। वो एक प्रॉपर्टी जो प्राइम लोकेशन पे होती थी, महंगी होती थी, उसको चुनते थे, उस पर शासन प्रशासन से मिल करके वक्फ बोर्ड से ऑर्डर कराते थे कि इसको खाली कराया जाए, और फला कमेटी बना दी गई, फला को सदर बना दिया गया, फला सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर वो कब्जा हो जाती थी, और कब्जा होने के बाद 99 साल के पट्टे पे दे दी जाती थी। वहां पर वो शख्स या वो बिल्डर या वो भूमाफिया वहां पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाता था या शानदार होटल बनाता था। अब वहां से करोड़ों रुपया की आमदनी की, वो आमदनी करोड़ों की अपनी पॉकेट में चली गई, और वक्फ बोर्ड को कितना पहुंचा, यानी माहाना किराया 100 रुपया। करोड़ों की जमीन, करोड़ों की आमदनी, और उस जमीन पर वक्फ करने वाले ने कहा कि इस जमीन से जो आमदनी होगी वो गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों पे खर्चा होगी। ये सब ना होकर के सिर्फ वो बिल्डर 100 रुपया वक्फ बोर्ड में जमा करता था। तो ये बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कानूनन भी गलत है और शरीयत की रूह से भी गलत है कि वाकिफ की मंशा के खिलाफ काम हो रहा है। वाकिफ की मंशा ये थी कि गरीब मुसलमानों को उससे भला होगा, यतीमों को भला होगा, लाचारों की इमदाद जी, होगी। आज आपका रिएक्शन इस पे जल्दी से, फिर अनंत अमित जी के पास और उनके पास आ रहा हूं। इन्होंने बात करी जी, इन्होंने बात करी, लेकिन इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने पूरा बताया कि भाई किसी एक जो है अपना वक्त देना चाहता अपनी जमीन का, वो जो है उसकी जमीन का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था। लेकिन आपने इस चीज का जवाब भी तो दीजिए ना, जो ये क्लॉज आपने कहा आपने पूरा एक्ट पढ़ा है, उसमें तो ये क्लॉज भी लिखा हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस पे आपने क्यों नहीं जवाब दिया? तो जब मैं कह रहा हूं कि आपके धन पे प्रहार हो रहा है, तो ये आपके धन पे प्रहार हो रहा है। किस बात पे सर्टिफिकेट देने की बात है? किस पॉइंट पे आके सर्टिफिकेट देने की बात है? ये तो बताइए, ये बताइए पॉइंट, ये नंबर, ये बताइए कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे है बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपके एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पॉइंट नंबर बताइए, मैं अभी खोल करके दिखाता हूँ आपको, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ये क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है। नहीं बताइए, पॉइंट नंबर बताइए, पॉइंट नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, पॉइंट नंबर बताइए। अभी पेज खोलूंगा, पॉइंट देखूंगा, फिर उस बाद में आपको जवाब दूंगा। फर्जी बात मत करिए, फर्जी बात मत करिए, गुमराह मत करिए, अरे गुमराह मत करिए मोहतरम, अरे गुमराह मत करिए, राजनीति मत करिए, वोट बैंक की सियासत मत करिए, वोट बैंक की सियासत मत करिए। आप वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं, आप वोट बैंक की सियासत मत करिए। अब आपको गुमराह मत करिए, गुमराह मत करिए, वोट बैंक की सियासत मत करिए, वोट बैंक की सियासत बंद कर दीजिए। बहुत हो गई वोट बैंक की सियासत, वोट बैंक की आपने बहुत सियासत कर ली। अब वोट बैंक की सियासत आपकी चलने वाली नहीं है, आपकी चलने वाली नहीं है वोट बैंक की सियासत। अब आप राजनीति भूल जाइए, वोट बैंक की राजनीति भूल जाइए, वोट बैंक की राजनीति भूल जाइए, और झूठ भूल जाइए, एक एक करके अंश उनका सीधा सा एक एक करके प्लीज एक एक करके उनका सीधा सा सवाल है। आप वो पॉइंट नंबर बता दीजिए जिस पॉइंट में वो जो आप जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई ये धर्म के मामलों में मदाखलत करता है, यानी कि इंटरवेंशन करता है, वो पॉइंट नंबर बता दीजिए। वो मौलाना साहब के पास एक्ट रखा हुआ है, वो पढ़ के आपको क्लियर कर देंगे कि उसका बेसिक मतलब क्या है। वो जो आपसे पूछ रहे हैं बस इतना ही पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, उन्होंने जो ये कहा ना, मैंने उस पे उनको जवाब दे रहा था कि आप भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे सिर्फ यही चीज कहा कि अगर ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। ये मैंने सबसे पहले बात कही थी, अगर ऐसा क्लॉज नहीं है मैं माफी मांगने को तैयार हूं। आपके सबके पास जो है आप उनके पास तो पूरा एक्ट ही रखा, लेकिन आप सबके पास जो है पूरी जानकारी है। ऐसा क्लॉज अगर शामिल नहीं है
तो और जब मैंने इंटरवेंशन को लेकर बात की थी, मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन की बात नहीं की थी, मैंने तमाम चीजों को लेकर बात की थी कि आप जो है एक ऐसी बॉडी बना रहे हैं जो आर्टिकल 25 का वॉल्यूशन करता है कि जो तमाम धर्म के लोगों को शामिल करने को, उस चीज को इंटरवेंशन में शामिल किया। मैंने 5 साल की इबादत को लेकर शामिल किया। आप मुझे बताइए, आपने भी इतने दिनों से शो कर रहे हैं विवेक जी, आपने भी इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तमाम बार सवाल पूछा है कि 5 साल की इबादत को लेकर, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे क्लॉज है, लेकिन इस बात से ये इंकार कर रहे हैं। जी, 5 साल वाला आपने एक क्लॉज है जिस पर आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं चलिए इस पर मैं रजवी साहब से क्लियरिफिकेशन ले लूंगा, पूछ लूंगा उनसे, लेकिन पहले मैं अनंत अमित जी के पास जा रहा हूं और आलोक जी के पास जा रहा हूं। काफी देर से इन दोनों इंतजार कर रहे हैं। अनंत अमित जी, क्या प्रोटेस्ट से कोई दिक्कत है इस देश में? देखिए विवेक जी, प्रोटेस्ट से कोई दिक्कत नहीं। तो फिर माहौल किस बात का बनाया जा रहा है कि भाई प्रोटेस्ट हो गया, प्रदर्शन हो गया, प्रदर्शन हो गया? में सबको अधिकार है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का, लोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम विवेक जी, आज जिस तरीके से मौलाना साहबुद्दीन साहब ने जितनी बातों को रखा है, भी मौलाना साहब की तारीफ कर जाए, ये देश की जनता यही सुनना चाहती थी, और इन्होंने एक एक पॉइंट को बिंदुवार जिस तरीके से बताया है, वो कितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं, मौलाना साहब आपको भी धन्यवाद देता हूं। और अंश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंश जी, आपने क्या पढ़ा है क्या अमेंडमेंट को? अमेंडमेंट में 48 पॉइंट्स है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 48 पॉइंट में एक भी धर्म से संबंधित कोई अमेंडमेंट नहीं है। धर्म से संबंधित एक भी पॉइंट उसमें नहीं लिखा गया है। ये देश की जनता को आपके नेता और कांग्रेस जिस तरीके से गुमराह कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ही आप 100 के नीचे हैं। अगर यही आपका हाल रहा तो देश से कांग्रेस का सफाया तय है। तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोग करते हैं, सच्चाई ये है। मेरी बात हिंसा की बात हो, संभल में हिंसा की बात हो, तमाम जगह पे कानपुर में हिंसा की बात हो, तमाम जगह पे तो आप जो है अगर इतनी ही चिंता थी मुसलमान भाइयों की, तो आपके आज लोकसभा में एक शब्द भी क्यों नहीं बोले? चर्चा नहीं चाहते कि चर्चा हो, सच्चाई ये क्या शामिल क्यों नहीं हुए? और आपके नेता से मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी को अगर मुसलमानों का इतना ही चिंता था, वक्फ बिल के तो वोटिंग में भी शामिल नहीं होती है और सड़क पर आकर लोगों को भड़काने का काम करती है। तीसरा विवेक जी, बहुत मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। आज जो देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मौलाना साहब मेरी बातों को समझ रहे हो। मौलाना साहब ये देखिएगा कि जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, ये तीनों प्रदेश जो हैं वो बॉर्डर से सटे हुए हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के दौरान जिस तरीके से वहां के सत्तारूढ़ दल के विधायक जो हो हंगामा कर रहे हैं, चाहे मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी लोगों को भड़का रही है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस प्रदेश का क्या हो सकता है? और किसके खिलाफ? अपने प्रशासन के खिलाफ। लोग किसको मार रहे हैं, किसकी गाड़ियां जला रहे हैं? बंगाल पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं। तो विवेक जी, ये देश समझना चाहता है कि ये बॉर्डर पे ही इस तरीके क्यों हो रहे हैं। आज जिस तरीके से जुम्मा की नमाज की बात कर रहे हैं, नहीं, एक सेकंड, मैं आपको इस पे रोकना चाहूंगा जी। पहले से प्रशासन को यह था कि जुम्मे की नमाज के समय लोग इकट्ठा होंगे और इस तरह के एक कारनात हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुए, उत्तर प्रदेश में भी, और भी कई जगह आप जैसे बता रहे हैं। हंगामा कहां हुआ है? मैं तो सिर्फ मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूं। ये जो प्रोटेस्ट की तस्वीर है, तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की तस्वीर है भाई। नहीं विवेक जी, मुर्शिदाबाद की तस्वीर आपने मुर्शिदाबाद आज शांत है। 2 दिन हंगामा हुआ है, दोनों दिन मैंने खबर चलाई है। और मुर्शिदाबाद इज इक्वल टू पैन इंडिया नहीं है अनंत भाई, समझिए आप। मुर्शिदाबाद इज इक्वल टू पैन इंडिया नहीं है। मुर्शिदाबाद में 140 करोड़ लोग नहीं रहते हैं। मुर्शिदाबाद इज अ स्मॉल पॉकेट। वो स्टेट का है, उस स्टेट पर आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसमें इंटरव्यू नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री कहती है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ वो आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, तो भाई साहब, सूचना प्रसारण तंत्र उन बरगलाने वालों के पास ज्यादा स्ट्रांग है कि आपके पास ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं, देखिए, सूचना प्रसारण तंत्र और रजवी साहब जैसे दानिश लोग और पढ़े लिखे लोग आपके पास हैं। आप इनका इस्तेमाल करके, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मौलानाओं का इस्तेमाल करके क्यों नहीं आप इसको दूर करवाते हैं और कहते हैं कि भाई आपको जो बताया जा रहा है गलत बताया जा रहा है? अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है, मेरा सुझाव है आप रजवी साहब जैसे बुद्धिजीवी मौलानाओं का इस्तेमाल कीजिए और मुसलमानों को समझाइए। आप कहते हैं भड़का रहे। अरे भाई, जो भड़का रहा है वो कामयाब कैसे हो रहा आपके रहते हुए? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, हमने महाराष्ट्र से एक अभियान भी शुरू किया है और लोगों को बताने का, लोगों को समझाने का, अपने अल्पसंख्यक भाइयों को यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट 25 जो है, वक्फ अमेंडमेंट 25, इसमें क्या है, और 2013 और 2095 के बाद जो तीसरा अमेंडमेंट है, इसमें आपकी भलाई के लिए और कैसे भलाई। अगर विवेक जी
जितने भी देश के वक्फ के जो संपत्तियां हैं, अगर वो वेबसाइट पे आ जाती है, लोगों को ये पता चलता है। अब मौलाना साहब एक बात बता रहे थे, बड़ा अच्छा बात बता रहे थे। विवेक जी, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक 5 सितारा होटल है, और उस 5 सितारा होटल का वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ 5 सितारा होटल है, उसका भाड़ा कितना जाता है महीने का पता है? सिर्फ 1 रुपए। 1 रुपए जाता है और 5 सितारा होटल है। तो जिस तरीके से मौलाना साहब बता रहे थे, तो मौलाना साहब ने एक उदाहरण बताया। ये पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश में 27%। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि भाई, मैं वही कह रहा हूं, आप पारदर्शिता लाइए, उससे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आप बार बार लिखेंगे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उससे बड़ा सूचना तंत्र आपके पास है, आपके हाथ में है। और रजवी साहब जैसे मौलाना, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझते हैं मुसलमानों की भलाई, ऐसे लोग भी आप अपने साथ ला सकते हैं और मुसलमानों को समझा सकते हैं। ये मेरी राय है आप लोगों के लिए, मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। नहीं, बहुत अच्छा, बेहतर तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपने पढ़े लिखे अल्पसंख्यक भाइयों से कह रहे हैं, हम अपने कांग्रेस के मित्र से भी कह रहे हैं कि ये पब्लिक डोमेन में है पूरे 48 पॉइंट, आप पढ़ लीजिए और लोगों को बताइए। ये 3 तरीके से है, प्रशासनिक स्तर पे। विपक्ष इसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा, वो आपकी बात क्यों मानेगा? आलोक वशी के पास जा रहा हूं मैं। आलोक वशी, क्या प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं होना चाहिए? और ये विपक्ष का सूचना तंत्र सरकार के सूचना तंत्र से इतना बड़ा है क्या? आपने ठीक कहा कि लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये प्रोटेस्टर्स कानून को अपने हाथ में भी ले रहे हैं। जैसे मुर्शिदाबाद में पूर्व में भी हुआ, आज भी कुछ घटनाएं इधर उधर की हुई हैं। लेकिन जो ये इंडिकेटर मिल रहे हैं, जिस तरीके से पूरे भारत में ये रोष प्रकट हो रहा है, मुझे लगता है कि रिजवी साहब जैसे लोगों को मात्र टेलीविजन तक सीमित नहीं, इनको एक अभियान के तहत अपने जैसे और जो पढ़े लिखे, सुलझे, साफ सुथरे मुसलमानों के वाकई हक में चीजों को बोलने वाले, इनको एक अभियान के तहत निकल जाना चाहिए और लोगों के जन में जाकर अपने भाइयों को बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तुमको जो समझाया जा रहा है गलत समझाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, न मस्जिद, न कोई मकबरा, न कोई दरगाह, किसी चीज पर कोई दखल-ए-आम नहीं होगा। 370 आया था तब भी ऐसी बातें उठी थी, CNN NRC आया तब भी ऐसी बातें उठी, लेकिन कोई भी आदमी आज 5 मुसलमान का नाम बता दे जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो, जो भारत का मूलवासी हो, या उसके साथ कोई इस तरीके का हरकत हुआ हो जिससे उसको चोट आई हो। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं थी, ये सेक्रेटरी साहब ने भी माना है, आपको भी मानना पड़ेगा, अंश जी को भी मानना पड़ेगा और अमित जी को भी मानना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड में, देखिए, वक्फ बोर्ड के पास 9,54,000 करोड़ एकड़ जमीन था और मैं स्वयं एक किसान का परिवार से आता हूं। अगर 3 फसल होती है अमूमन एक जमीन पे, लेकिन अगर एक फसल भी उगाई जाए तब भी, मान लीजिए वहां बाढ़ है, सब सारे जमीन पे बाढ़ आ रही है, एक फसल से भी कम से कम 8,000-9,000 रुपए की आमदनी होनी चाहिए, जबकि वक्फ बोर्ड का आमदनी होनी चाहिए थी 12,000 करोड़, तो इनकी आमदनी है 200 करोड़, जो अब घट के 180 करोड़ हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं अहमद अयाज जी से या अंश जी से, जिस पर्पस के लिए ये वक्फ बना था, मुस्लिम, बेवा, विकलांग या यतीम लोगों के फायदा के लिए, इतनी कम आमदनी में क्या फायदा होगा? और दूसरी चीज, जो हजारों एकड़ जमीन पे जंगल घास उगे हुए हैं, जहां सांप बिच्छुओं का वास है, उस जमीन से जब कुछ उपज ही नहीं मिल रही है, जब कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो उसका क्या फायदा किसी यतीम को मिल रहा होगा? तीसरी बात, जो इन्होंने जमीनों को माफियाओं के साथ गांठ करके बेचा या उनको लीज पे दिया, उस पे बड़े बड़े होटल, दुकानें, मॉल, विभिन्न तरीके की चीजें खुल गई, उसका पैसा कहां जा रहा है? और जो वक्फ बोर्ड पर काबिज है, वो बरसों से, दशकों से क्यों काबिज है, क्यों उनको हटाकर दूसरे को नहीं लाते हैं? इसका भी मुझे जरा जवाब दे दीजिए। तो वक्फ बोर्ड में जो कुछ भी अमेंडमेंट किया गया है,
वो मुसलमानों के हक के लिए किया गया है, यतीम लोगों के हक के लिए किया गया है, बेवाओं के हक के लिए किया गया है, यतीमों के हक के लिए किया गया है, विकलांगों के हक के लिए किया गया है। आप देखते तो जाइए कि वक्फ बोर्ड से होता क्या है। अब तो अभी बना नहीं है, कुछ उसकी एक्टिविटी नहीं हुई है, आप उसके ऊपर उंगली उठा दिए और लोगों को भड़काकर पूरे हिंदुस्तान में आप जिस तरीके का प्रदर्शन करवा रहे हैं, इसको अगर समय रहते रिजवी साहब नहीं रोका आप जैसे लोगों ने, नहीं आप ठीक है, मैं अयाज साहब से इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन वत्स साहब आपने एक बात कही कि भाई रिजवी साहब को मुहिम चलाना चाहिए। मैं कहता हूं इस पर सरकार को अपर हैंड लेकर रिजवी साहब जैसे लोगों को साथ लाकर मुहिम चलाना चाहिए, और क्योंकि रिजवी साहब अपने एंड से इतना ही कह रहे हैं, वो बहुत कह रहे हैं। देश का ज्यादातर मुसलमान इसके विरोध में है और उन मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन फिर भी अगर रिजवी साहब नेशनल टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, तो रिजवी साहब की तारीफ होनी चाहिए। कम से कम वो इतनी हिम्मत तो दिखा रहे हैं। इसके ऊपर का काम सरकार का बनता है कि सरकार अपर हैंड लेकर रिजवी साहब जैसे लोगों को साथ लाए और इस मुहिम को आगे बढ़ाए। आपके सवालों का जवाब बाकी मैं अयाज साहब से ले लेता हूं। अयाज साहब, दो बातों का जिक्र हुआ। एक ये कि जो अभी जो मेरे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, एक ही, और दूसरा जो मौलाना शहाब साहब ने सपोर्ट में बात करी, ये दो चीजों को लेकर मैं कहूँगा। देखिए, हमारा भी मानना है कि जो अभी मेरे पहले से जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, वो मेरा भी मानना है और शायद हर एक का मानना होगा कि सही बात है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हड़प भी लिया है, या जैसे आप 5 तारा होटल की बात करें, ये दिस इज ऑल पॉसिबल। मैंने यहाँ तक भी कहा कि सियासी मुदाखलत की वजह से शायद सियासतदानों के पास भी हो सकता है, या सियासतदानों ने अपने इन्फ्लुएंस से अपने वर्कर्स के पास गैर जरूरी इसकी प्रॉपर्टी को भी दिया होगा, वो भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ अमेंडमेंट ही करके ये सारा कर दे, ये शायद सही नहीं है। इसके और तरीके हैं करने के, जैसे हर एक बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव मुदाखलत है। हम ये कहेंगे कि नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मुदाखलत ये है, अगर प्राइवेट पार्टीज दो, मेरा हमसाया मैं, अगर हमारे दरमियान प्रॉपर्टी के लेकर डिस्प्यूट लेकर या जमीन को लेकर कोई मसला हो या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, मैं कंप्लेंट करके दूसरा कंप्लेंट करके एक्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है। अगर हम उस लिहाज से देखेंगे तो करने के लिए इसमें गुजारा है। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि जैसे जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन साहब इस बिल के हक में सपोर्ट करते हैं, हक में खड़े हैं, और उन्होंने बिट बाय बिट इन्होंने वही कागज पढ़ा, वही अमेंडमेंट्स पढ़े जो पार्लियामेंट में डिस्कस हो गए। मानना यह है कि जब ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो गए, शायद पार्लियामेंट में भी मुसलमान जो एमपीज वहां है, उन्होंने हर एक ने शायद इसमें मुखालफत की होगी। मेरा मानना है कि हर एक इसके मुखालिफ खड़ा हुआ होगा। और शहाबुद्दीन साहब एक अकेले मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे मौलाना हैं। अगर शहाबुद्दीन साहब इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, चाहे इनको एक्सप्लेन किया गया या खुद इन्होंने अंडरस्टैंड किया, क्या यही डॉक्यूमेंट बाकी सारे लोग एक्सप्लेन अपने आप को नहीं कर सकते या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते? इसीलिए इसमें गवर्नमेंट का रोल दूसरे तरीके से भी बनता है। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास इसमें हर एक चीज लोगों की भलाई के लिए, हालांकि जब हम उस पर डिबेट करने के लिए आए तो फिर मेरे पास भी पॉइंट्स है इसको ये कहने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। अब हम उस पर नहीं जाएंगे। अगर हम इसको पॉजिटिव साइड से देख लेंगे, अगर पॉजिटिव साइड हम ले लेंगे कि भाई इसमें सारा ए टू जेड इसमें पॉजिटिव है, हर एक के लिए है, जो डाउन टाउन है, जो बैकवर्ड है, जो गरीब है, यतीम है, उनको फायदा पहुंचाने की बात है। Can't this be explained to the people? Why don't people explain? आपने ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट जी, ये एक पॉइंट है। गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेन होना चाहिए, और अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से एक कोशिश शुरू भी हुई है। सर, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ जी, लेकिन मैं इस डिबेट को एक पॉइंट और आगे ले चाहता हूँ। चलिए अयाज साहब, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। अयाज साहब, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ, एक पॉइंट और आगे ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आलोक जी और अनंत अमित जी का रुख करूंगा। इस देश में 370 हटा तो मुसलमान खतरे में आ गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया तो मुसलमान खतरे में आ गया, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बिल आया तो मुसलमान खतरे में आ गया। इस देश में कोई भी एक चीज ऐसी होती है
जिसमें मुसलमान वर्ग जुड़ा होता है या प्रभावित होता है तो तुरंत मुसलमान खतरे में आ जाता है। आखिर ये नैरेटिव कब तक चलेगा इस देश में? इस देश का मुसलमान एशियाई देशों में सबसे सुरक्षित और सबसे सुख खुशी से रहने वाला मुसलमान है। 42 आप में आपके दोनों पड़ोसी मुल्कों को ले लीजिए, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां पर जो मुसलमानों की वृद्धि दर है और भारत में जो मुसलमानों की वृद्धि दर है उसमें दोगुने का फर्क है। इवन पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी 20% से ज्यादा नहीं, हमारे देश में 42% का रेशियो है। हर बात में मुसलमान खतरे में क्यों है, या फिर सियासतदानों की सियासत खतरे में है? अयाज साहब आपसे जवाब चाहूंगा, फिर मैं आलोक जी आपके पास और अमित जी आपके पास आ रहा हूं। मुझसे या मुसलमानों से ये सवाल पूछने से बेहतर है कि ये हुकूमत से पूछा जाए, उन साहब से पूछा जाए जो अभी इक़्तिदार में है, कि क्यों उनके अच्छे काम पर भी मुसलमान शक करते हैं। मुझे लगता है ये जवाब इसमें है उनके लिए कि भाई उनके लिए ये आई ओपनर है। दैट मीन्स पीपल डोंट ट्रस्ट देम, देयर इज अ मिसट्रस्ट। क्या वजह है? हुकूमत को हर एक को इकट्ठा चलाने की बात है। क्या वजह है? मुसलमान के लिए अगर अच्छा भी सोचा जा सकता है, अच्छा भी सोचा जाता है, वो फिर भी फिंगर खड़ा करता है कि नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। पहले शायद ये नहीं होता था, हो सकता। तो इस लिहाज से ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। मैं अंश आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले अनंत अमित इस पर जवाब देंगे। जल्दी कर लेते हैं क्योंकि समय सीमित है। अनंत अमित जी। विवेक जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं अपने तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को यह कहना भी चाहता हूं कि देखिए 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में लगातार हम लोग कई प्रांतों में घूमने के बाद हम लोग मुस्लिम इलाके में भी जाते रहे। तो विवेक जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि रात को मुस्लिम महिलाएं आती थी हम लोग से मिलने के लिए और बताती थी कि किस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। आज तक हम लोग चूल्हे पे जिस तरीके से चूल्हे पे खाना पकाते थे, आज हम सिलेंडर पे पका रहे हैं। आज हमें आवास मिल रहा है, आज हमें अनाज मिल रहा है। तो ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? अहमद अयाज साहब का सवाल ट्रस्ट डेफिसिट का है। किसी धर्म को देख के नहीं करते हैं, वो तमाम लोगों के लिए। और विवेक जी, अभी आप देखिएगा, चाहे कोरोना काल में जो इंजेक्शन लगे वो किसी ने धर्म नहीं देखा, और जब सरकार विकास करती है उस समय भी कोरोना में जब कोविड का इंजेक्शन लगाया गया था तब भी इस्लाम और मुसलमान खतरे में था। नहीं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग भड़का रहे थे ना, ये सरकार तो नहीं करे। सरकार तो सबके लिए समान है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो। अयोध्या में राम मंदिर बनने लगा तब भी मुसलमान खतरे में आ गया। मैं कह रहा हूं, और अयाज साहब कह रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट है। आप अगर अच्छे काम भी करते हो, मुसलमानों को भरोसा नहीं है। निश्चित तौर पे आपने खुद ही कहा विवेक जी, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे विश्वास है ना हिंदुस्तान के ऊपर, तभी तो लोग यहाँ सामान्य तरीके से। ठीक है, मैं आलोक अस्थी का एक रिएक्शन चाह रहा हूं, उसके बाद अंश आपके पास आ रहा हूं और शहाबुद्दीन साहब उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी। देखिए विवेक जी, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। बहुत तार्किक बात आपने कही है कि जब 1947 में जमीन की जनसंख्या जितनी थी, आज उससे लगभग दुगुनी से ऊपर चली गई है। तो किसी आदमी को अगर खुशनुमा माहौल नहीं मिले, खाने पीने को भरपूर नहीं मिले और हर तरह से वो मेंटली बैलेंस ना हो, तो क्या जनसंख्या में इतनी बड़ी वृद्धि हो सकती है? पहला प्रश्न ये। और दूसरा कि जिस तरीके से इन लोग, अब हाँ ये बात सही है जो अयाज साहब ने कहा कि अभी भी मुसलमानों को बीजेपी से डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, उसको पाटने की कोशिश हो रही है। सौगातें मोती देकर इन्होंने उसकी शुरुआत की है और अब कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां मुसलमानों को समझ में आ गया है कि हमें बरगलाया जा रहा है, हमें आज तक सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में दो जो चुनाव है, एक नाम भूल रहा हूं, एक मिल्कीपुर और एक करनेजी, और दिल्ली में बहादुरगढ़, जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीते। इसका मतलब वहां के मुसलमानों ने जमकर वोट किया है उनको। अब ये भ्रांति धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन लोगों पर, पॉलिटिकल पार्टियों में खलबली मची हुई है कि उन्होंने जातिगत भावनाओं के साथ साथ मुसलमानों के वोट बैंक को जोड़कर 100 में 51 की गणित बना के जो अपनी, और आज भी वक्फ संशोधन बिल, वक्फ संशोधन कानून के नाम पर भी यही हो रहा है। अंश कुछ कहना चाह रहे हैं सर, समय सीमित है सर। अंश से एक रिएक्शन लेते हैं। अंश जल्दी से। देखिए, सच्चाई ये है कि जब वो मुस्लिम कतलों की बात करते हैं ना,
तो सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली इस प्रकार से बन चुकी है कि कोई भी मुसलमान उन पे शक जो है जरूर करेगा। जब योगी जी 80-20 की बात करते हैं तब मुसलमान उन पर शक करता है, तब उन पर शक किया जाता है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक जो है ये कहती है कि मुसलमानों के लिए एक अलग वार्ड होना चाहिए, तब उनकी नियत पे शक किया जाता है। उनकी नियत पे तब शक किया जाता है जब एक पुलिस वाला जो है होली पर मुसलमानों के लिए बोलता है ऐसे चीजों को, मतलब जिससे जो है तनाव का वातावरण बने, और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया वो तो पहलवान है, उसको इंडोर्स करते, तब उन पे शक किया जाता है। उन पे तब शक तब किया जाता है जब होली और ईद पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे वातावरण करती है जिससे जो है देश में तनाव बने, तब उनकी नियत पे शक किया जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आलोक बंसी की मैं बात सुन रहा था, वो रेवेन्यू के लेके कह रहे थे कि यहाँ पे रेवेन्यू जो है आना चाहिए, उनका भी मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपको इतना ही रेवेन्यू की चिंता है ना, तो नीरव मोदी को बुला लीजिए, उनसे पैसा ले लीजिए। इतनी रेवेन्यू की चिंता तो आप विजय माल्या को बुला लीजिए, वहां से पैसा ले लीजिए। आप यहाँ से कहां से पैसा लेंगे? आपके मस्जिदों में जो है टिकट लगाएंगे, आपके जो कब्रिस्तान है वहां से क्या मूर्तों से पैसा लेंगे? तो आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ से रेवेन्यू आएगा, क्या रेवेन्यू आप चाहते हैं? आपको इतने रेवेन्यू की चिंता, तो उनको आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? वहां पे पता है आपको आपको, मतलब वहां से उनसे पैसा विगत 11 वर्षों में ईडी ने कितने पैसे रिकवर किए आपको पता है? विगत 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, हमने कितने पैसे रिकवर किए हैं ईडी के मार्फत, आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो आपकी जो विजय माल्या हो, सारे पैसे जब्त किए गए हैं। और आज तमाम ऐसे लोग जो है आपके राज के समय पे जा रहे हैं, आज देश का पैसा खा के जा रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सच्चाई है कि जब वक्त चर्चा चल रही थी उस समय पे जो है आपकी सरकार ने इस देश का 1750 करोड़ का नुकसान कराया था अपने मित्र अंबानी को बचाने के लिए। आपने इस देश का 1750 करोड़ का नुकसान कराया था। अंश जी, आपकी सरकारें भी थी, आपकी सरकारें थी, इसी अंबानी और इसी अडानी को आप लोग भी काम देते रहे। और आज जिस तरीके से माहौल बना रहे ना, ये देश की जनता भी जान रही है। और आपके 65 वर्षों में कुकर्म का ही हाल है कि आज देश की ये स्थिति है। आप लोग को 2013 में अमेंडमेंट किया था ना वक्त में, जो है अंबानी को भी भेजा ही नहीं गया था। ठीक है, नुकसान जो है सरकार ने उठाया था, उस चीज को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस देश का 1000 मैं जल्दी से, मैं देखिए ये ब्लेम गेम तो चलता रहेगा। मैं जल्दी से रजवी साहब से एक क्लोजिंग रिमार्क ले लूं। रजवी साहब, क्या मुर्दों से पैसा वसूल कर रेवेन्यू आएगा? जो बात अंश कह रहे हैं, मस्जिदों में टिकटें लगाई जाएंगी, मदरसे में फीस वसूला जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये बातें फजूल की बातें हैं और इनका कोई जनाधार नहीं है। दरअसल 9.5 लाख पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उनसे अगर सही तरीके से, जायज तरीके से अगर पैसा आए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से कह सकता हूं कि भारत के मुसलमानों की गुर्बत दूर हो जाएगी। आप जो है वो जो रोडों पे, चौराहों पे, ट्रेन में, बसों में बुर्कापोश खवातीन को हम भीख मांगते हुए देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जो दाढ़ी रखने वाले लोग, गुर्बत ज़्यादा लोग भीख मांगते हैं, मजबूरन भीख मांगते हैं, तो हम शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। अगर ये वक्फ की जायज़ आमदनी से इन गरीब लोगों की मदद की होती तो हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान गरीब नहीं होता, कोई भी बच्चा तालीमी पसमानदगी का शिकार नहीं होता। 100% मुसलमानों में एजुकेशन होती, 100% लोग कारोबार में होते और सब लोग जो है वो खुशहाल होते। ठीक है रजवी साहब, दूसरी बात, उम्मीद करता हूं आपकी बात ये देश के हर एक मुसलमान तक पहुंचे, हर शख्स तक पहुंचे जो वक्फ बिल के बारे में जानना चाहता है और इसे समझना चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकाला और डिबेट में शामिल हुए। दर्शकों, सियासतदानों की सियासत खतरे में है, अतीक अहमद जैसे माफियाओं की जमीन खतरे में, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन खतरा उन्होंने कब्जाई थी और उनके परिवार ने भी वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल किया था, या फिर मुसलमान खतरे में। यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। डिबेट में फिलहाल इतना ही।